Hello everyone, this is Arif Khan and welcome back to my YouTube channel The School of Politics। द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरिफ खान। आज की इस क्लास में रिसेंटली अभी जो जून 2025 में पॉलिटिकल साइंस का पेपर NTA के माध्यम से कंडक्ट किया गया था, इसी पेपर की हम इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। आज की इस क्लास में हम सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे गए प्रश्नों का एक व्याख्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। हम उसकी एक इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। इसमें बात की जा रही है, इसमें कहा जा रहा है कि किसने कहा प्रबंधकीय मामलों में निश्चित कुछ भी नहीं, कुछ सिद्धांतों को हम एक जैसे मुद्दों पर दो बार लागू करते हैं। दो बार लागू करते हैं इसका मतलब क्या कि एक से अधिक बार लागू करते हैं। बदलते हालात के लिए अलग सिद्धांत की स्वीकृति होनी चाहिए। तो एक तरह से ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है और यहाँ पे चार थिंकर्स के नाम दिए गए हैं, हेनरी फेयोल, वुड्रो विल्सन, एडम स्मिथ और तेजरेव चक्रवर्ती। ये चार विचारकों के नाम दिए गए हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं, प्रशासनिक विचारक हैं। आपको इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किसका स्टेटमेंट है, किसका कथन है। एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्लासिकल थ्योरी के जो लीडिंग एक्सपोनेंट हैं, जो क्लासिकल थ्योरी है, जो लोक प्रशासन का कह सकते हैं कि पारंपरिक जो सिद्धांत है, उसके जो मुख्य व्याख्याता हैं हेनरी फेयोल, उनका स्टेटमेंट है। अगर हेनरी फेयोल की हम बात करें तो हेनरी फेयोल ने 1916 में एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये बुक बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और इसको कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और इसी बुक के अंतर्गत वो संगठन के 14 सिद्धांतों के विषय में बात करते हैं। और अगर बात करें इन सिद्धांतों की उपयोगिता के बारे में या उनकी व्यवहारिकता के बारे में या उनको कैसे अप्लाई करना है, आमतौर पे आप देखें प्रशासन के अंतर्गत जो काम किए जाते हैं वो चरणबद्ध तरीके से काम किए जाते हैं। मतलब एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो है कई बार प्रयास किए जाते हैं। सपोज कि कभी कभी मान लीजिए कि संगठन का कोई सिद्धांत है, आपने उसको अप्लाई किया उस टारगेट को, उस मकसद को हासिल करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन अगर आप उसको हासिल नहीं कर सके तो फिर क्या आप करते हैं कि आप मूल्यांकन करते हैं कि किन कारणों से जो लक्ष्य हमने तय किया था वो हमें हासिल नहीं हुआ, और फिर आप उस कार्य की समीक्षा करते हैं, जो कमियां होती हैं उसको दूर करते हैं और फिर से चीज़ों को आप रिपीट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक साइंटिस्ट होता है, किसी टेस्ट को वो कंडक्ट करता है और अगर उसका एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो फिर वो ये जानने और समझने की कोशिश करता है कि उसके एक्सपेरिमेंट में क्या कमियां रह गई थी और उसको फिर वो उसका मूल्यांकन करके, उसको इवैल्यूएट करके फिर क्या है कि फिर नए तरीके से जो है वो उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करता है। तो यही जो संगठन के 14 सिद्धांत हैं उनके विषय में हेनरी फेयोल कहते हैं कि खास तौर पे प्रबंधन के मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले पर में कुछ भी निश्चित नहीं है। और कभी कभी क्या कि कुछ सिद्धांतों को हम एक मुद्दे पर, मतलब एक मुद्दे का मतलब क्या कि किसी एक पॉलिसी को लेकर के या किसी भी एक लक्ष्य को लेकर के दो बार लागू करते हैं। मतलब क्या कि एक या एक से अधिक बार लागू करते हैं। और आगे वो क्या कहते हैं कि बदलते हालात के लिए अलग सिद्धांत की स्वीकृति होनी चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को तो मैं एक टफ कैटेगरी में रखूंगा। उसके पीछे वजह ये है कि भले ही आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो संगठन के सिद्धांत हैं, जो या जो प्रशासन के सिद्धांत हैं, उसमें आपने भले ही क्लासिकल थ्योरी को पढ़ा हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो किसी थ्योरी पर्टिकुलर पे नहीं है, बल्कि किसी एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर को टारगेट कर रहा है। और अगर आपने हेनरी फेयोल के विचारों को ठीक तरीके से इन डेप्थ नहीं पढ़ा है तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए खासतौर पे जो स्टेटमेंट टाइप के होते हैं, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट मैटर को गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। हालांकि मैंने अपने लेवल पे ये बता दिया कि ये स्टेटमेंट कहाँ, किस संदर्भ में उन्होंने कहा, किस किताब में उन्होंने इसके विषय में बात की, मैंने आपको बता दिया।
और हम हाल फिलहाल में एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। इसमें हम इसमें हमने ऐसे 15 विचारकों को शामिल किया है। वो ऐसे 15 एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आपने इन थिंकर्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज़ हैं, जो उनके प्रशासनिक विचार हैं, अगर आपने उनको ठीक तरीके से पढ़ लिया तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लगभग सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। अगर 10 क्वेश्चन वहाँ पे है तो आप आराम से 8-9 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आने वाली क्लासेस में हमारी आपको इसी चैनल पर जो है इन्हीं विचारकों के जो विचार हैं, जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव, जो उनके प्रशासनिक आइडियाज़ हैं, जो उनके प्रशासनिक विचार हैं, उनकी आपको इन डिटेल वीडियो मिलेगी। और इस वीडियो के अंतर्गत ना केवल हम उनके जो मूल विचार हैं, जो उनके कोर आइडियाज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कौन-कौन सी ऐसी किताबें लिखी हैं, उन किताबों का जो कोर आइडिया है, जो मूल बिंदु है उसका, जो मुख्य बात है उसमें उन्होंने ये की है, किन सिद्धांतों का उस बुक के अंदर प्रतिपादन किया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट हम क्या करेंगे, जितने भी थिंकर हैं जो जहाँ जिनको हमने शामिल किया है, उन सभी थिंकर से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं 2004 से लेकर के 2025 तक, इन सभी को हम सॉल्व करेंगे आने वाली क्लासेस में। जो हमारी आने वाली वीडियोस है उस पर सॉल्व करेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि इन सभी 15 थिंकर्स को, जिसमें आप देखें जैसे कि हेनरी फेयोल को आपने देखा, मैक्स वेबर, एम.पी. फॉलेट, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, अब्राहम मैस्लो, इन सबको हम जो है इन डिटेल डिस्कस करेंगे, इनके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि इन 15 थिंकर्स को 15 यूट्यूब वीडियोस में जो है हम कवर कर लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कंटेंट को हमने इस तरह से प्रिपेयर किया है कि वो चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, दोनों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और हमारी ये कोशिश होगी कि 15 थिंकर्स को हम 15 यूट्यूब वीडियोस में कवर कर लेंगे। और ऐसा भी हो सकता हो कि अगर किसी थिंकर के आइडियाज़ लंबे हैं जो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम ये कोशिश करेंगे कि हम पार्ट 1, पार्ट 2 में इस तरह से करके कवर कर लेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। और आप देखें ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली अब्राहम मैस्लो से है। अब्राहम मैस्लो की अगर आप बात करें तो अब्राहम मैस्लो बेसिकली जो उनका थियरी ऑफ मोटिवेशन है, उनका जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, थियरी ऑफ मोटिवेशन, इसके बारे में जाने जाते हैं। उन्होंने मोटिवेशन के ऊपर काफ़ी कुछ बातें लिखी हैं। और सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए हम जानते हैं कि अब्राहम मैस्लो क्या हैं और उन्होंने किस तरह से जो है अपने मोटिवेशन थ्योरी को जो है प्रपोज किया है, कैसे उन्होंने अपने सिद्धांतों को विकसित किया है। तो अगर हम अब्राहम मैस्लो की बात करें तो अब्राहम मैस्लो ने 1943 में 1943 में एक पेपर लिखा था जिसका नाम था थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। और इसी पेपर में उन्होंने जो उनका थियरी ऑफ नीड हायरार्की है या नीड हायरार्की थियरी जो है उसको उन्होंने डिस्कस किया था। और बेसिकली ये जो थियरी है ये ह्यूमन मोटिवेशन से, जो मानव अभिप्रेरणा उससे जुड़ी हुई है। और इन्हीं विचारों को आगे उन्होंने विकसित करके जो है 1954 में एक अपने विचारों को एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया जिसका टाइटल है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। और अगर हम बात करें अब्राहम मैस्लो की जो थियरी ऑफ मोटिवेशन है, जिसको नीड हायरार्की, आवश्यकता सोपान भी कहते हैं, ये अपने आप में फर्स्ट सिस्टमैटिक कंसेप्चुअल मॉडल है। मतलब इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि किसी ने अब्राहम मैस्लो से पहले मोटिवेशन के बारे में, अभिप्रेरणा के बारे में बात नहीं की थी। और भी थिंकर्स हैं जिन्होंने मोटिवेशन के बारे में बात की, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, चरणबद्ध तरीके से अगर किसी ने बात की तो अब्राहम मैस्लो ने की। और वो अपने थियरी ऑफ मोटिवेशन में कहते हैं कि ये जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, जो ह्यूमन नीड्स हैं, वो मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं।
और साथ ही साथ में क्या है कि जब मनुष्य की एक आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो फिर क्या कि वो एक अगली आवश्यकता को जन्म देती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मनुष्य की कुछ बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स जब वो पूरी हो जाती हैं, तो फिर वो उसके आगे की चीज़ें सोचना शुरू करता है। और चूँकि अब्राहम मैस्लो क्या हैं कि अब्राहम मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट हैं। अब्राहम मैस्लो एक मनोवैज्ञानिक हैं और अपने चिंतन में, अपने दर्शन में, अपने प्रशासनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन के दौरान वो साइको एनालिसिस का प्रयोग करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में, यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है कि अब्राहम मैस्लो ने किस दृष्टिकोण का या किस अप्रोच का इस्तेमाल करके अपने थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को का प्रतिपादन किया या उसको डिस्कस किया है या उसको एक्सपाउंड किया है। तो ये बेसिकली ये उनका साइको एनालिसिस अप्रोच है। और ये अब्राहम मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक हैं। आइए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि बेसिकली ये जो उनका थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो है या हायरार्की ऑफ नीड्स है, जो आवश्यकताओं का सोपान है, वो बेसिकली है क्या। देखिए, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उसको वो 5 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं मनुष्य की जो भौतिक या शारीरिक आवश्यकता है, मतलब मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उससे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पहला उनका फिजियोलॉजिकल नीड है या जिसको हिंदी में भौतिक या शारीरिक आवश्यकता कहते हैं, इसमें वो कहते हैं कि मनुष्य के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है कि उसको प्रॉपर फूड मिले, पानी मिले, स्लीप मिले, और उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सेक्स यानी रिप्रोडक्शन भी ज़रूरी है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मनुष्य को फिर क्या जो जो दूसरी आवश्यकता है मनुष्य की, या आप देखें आवश्यकता सोपान के अंतर्गत जो दूसरा स्टेज है, अब देखिए क्या है कि एक आवश्यकता फुलफिल हो रही है तो फिर क्या कि मनुष्य उसके आगे के बारे में सोच रहा है। तो ये पहले उसकी भौतिक आवश्यकता हो गई। फिर देखिए फिर क्या कि मनुष्य को क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। अब सिक्योरिटी उसको कई पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। जैसे कि एक तो उसका जो उसका भौतिक अस्तित्व है, जो उसका शरीर है, जो उसकी बॉडी, जो उसका एग्जिस्टेंस है, उसको सुरक्षा चाहिए। इसके अलावा उसको आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ठीक है ना। और फिर तीसरी आवश्यकता की अगर हम बात करें तो उसकी जो है तीसरी जो आवश्यकता है वो लव बिलोंगिंग है। एक्चुअली इसको सोशल, अगर आप देखें जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें जो तीसरी आवश्यकता है उसको अब्राहम मैस्लो ने लिखा कि ये सोशल नीड्स हैं उसकी, जो सामाजिक उसकी आवश्यकताएं। सामाजिक इन द सेंस कि मनुष्य के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसलिए वो तो आइसोलेशन में, एकांत में नहीं रह सकता। अरस्तु ने, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि अरस्तु कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में नहीं रहता या जिसको समाज की आवश्यकता नहीं है, वो या तो मनुष्य है या तो या तो वो तो देवता है या तो कोई क्या है कि वो जानवर है। तो एक कहने का मतलब ये कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, एक सोशल एनिमल होने के नाते, सोशल क्रिएचर होने के नाते मनुष्य को ज़रूरी है कि उसके पास फैमिली हो, उसके पास दोस्त हों, उसको प्रेम और स्नेह करने वाला कोई हो। अब वो प्रेम और स्नेह करने वाला कोई भी हो सकता है। आपके माता-पिता हो सकते हैं, आपके भाई-बहन हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। फर्दर अगर हम बात करें, जो चौथी आवश्यकता है जिसको वो बात करते हैं एस्टीम, आत्मसम्मान। तो आवश्यकताओं के क्रम में जो चौथा स्टेज है वो है सेल्फ एस्टीम का, आत्मसम्मान का। आप देखें, जिन लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक-ठाक होती है, जिनके पास रहने के लिए अच्छा घर हो, खाने के लिए ठीक-ठाक खाना हो, अच्छी फैमिली हो, अच्छा अच्छा बैकग्राउंड हो, तो वे चाहते हैं कि समाज में जो लोग हैं वो हमें सम्मान की दृष्टि से देखें। और हर व्यक्ति चाहता है कि जो है लोग हमारा सम्मान करें, समाज के अंदर हमारी एक पद प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, लोग एक अच्छे नज़रिए से हमें देखें। तो ये चौथी आवश्यकता है। और पाँचवीं जो आवश्यकता है आत्मबोध की, जहाँ पर व्यक्ति क्या है कि अपने व्यक्तित्व का एक तरह से पूरा विकास कर चुका होता है, जहाँ पे वो नैतिकता के बारे में सोचता है, वो अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य के बारे में सोचता है। वो ये सोचता है कि कैसे जो है समाज के लिए कुछ बेहतर किया जा सके, कैसे लोगों की समस्याओं को हल किया जा सके। उसके मन में उसके मन में किसी के लिए भी किसी भी प्रकार का ना द्वेष है, ना कोई हीन भावना है, ना किसी प्रकार की नफ़रत है, ना हैट्रेड है। मतलब क्या है कि एक तरह से वो क्या है कि वो लोगों के वेल-बीइंग के लिए सोच रहा है। तो ये 5 स्टेजेज़ हैं। तो अगर आप देखें कि ये जो स्टेजेज़ हैं ये आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आपने देखा कि
अब्राहम मैस्लो ये कहते हैं कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो मनुष्य के व्यवहार को जो है प्रभावित करती हैं, और एट द सेम टाइम जब मनुष्य की एक आवश्यकता पूरी होती है तो वो दूसरी आवश्यकता को जन्म देती हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि उन्होंने किस पेपर में इस इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, और फर्दर उस पेपर को उन्होंने एक बुक के फॉर्म में विकसित किया, ठीक है ना, द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। फर्दर उसकी उसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने इलेबोरेट किया एक बुक के फॉर्म में, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, ठीक है। और उन्होंने ये बताया कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, और वो क्या है कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, और अपने अध्ययन में वो साइको एनालिसिस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का इस्तेमाल करते हैं। अगर अगले प्रश्न की हम बात करें तो इस प्रश्न में आप देखेंगे जहाँ पर आपको दो लिस्ट दी गई है, एक तरफ कुछ थिंकर्स के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ क्या है कि कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी किताब को किस थिंकर ने लिखा है। अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंतर्गत जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है अगर आप उठा करके देखें तो आपको हमेशा एक चीज़ ये देखने को मिलेगी कि जो प्रशासनिक विचारक हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो 15 विचारक हैं जिनको मैंने अपने लेसन प्लान में ऐड किया है, इसमें वो सारे थिंकर यहाँ पे इंक्लूड हो जा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पे आप फ्रेडरिक हर्जबर्ग को देखें, रेने स्लिकर्ट को देखें, पीटर एफ ड्रकर की बात करें हम, तो सबसे पहले आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे आपने अभी बात की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में, इसके बारे में अब्राहम मैस्लो के बारे में, तो एक और थिंकर हैं, एक नहीं बल्कि दो थिंकर हैं। वैसे तो मोटिवेशन के ऊपर कई थिंकर्स ने बात की है, लेकिन मैस्लो अब्राहम मैस्लो के अलावा आप देखें फ्रेडरिक हर्जबर्ग एक थिंकर हैं, वो भी मोटिवेशन के ऊपर उन्होंने बात की है। उनका जो आपने टू फैक्टर थ्योरी पढ़ा होगा, टू फैक्टर थियरी, ये भी ह्यूमन मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं, मानव अभिप्रेरणा के बारे में बात करते हैं। और इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है मोटिवेशन टू वर्क, ठीक है ना। हमने मतलब सिंपली हम डी को थर्ड से मैच कर रहे हैं, मोटिवेशन टू वर्क। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश का में टाइटल सेम ही है, बस इसी बात को हिंदी में यहाँ लिख दिया गया है। और इसी तरह आप देखें रेने स्लिकर्ट, आप अगर आपने जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आपने अगर व्यवहारवादी विचार सिद्धांत पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप देखते हैं आपने रेने स्लिकर्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर वो 4 प्रकार के 4 टाइप ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करती हैं, 4 प्रकार के प्रबंधन के बारे में बात करती हैं। और ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको उन्होंने अपनी बुक द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस किया है, ठीक है। और यहाँ पे देखें मैंने तो इसको पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया है। यहाँ पे आप देखें जो बुक है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, इसको लिखा है वाल्डो ने, ड्वाइट वाल्डो ने लिखा है, और पीटर एफ ड्रकर ने लिखा है मैनेजमेंट चैलेंजेस फॉर 21st सेंचुरी। एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस टाइटल को अगर थोड़ा आप ध्यान से देखें, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको वाल्डो ने लिखा है। और सेम ऐसे ही कुछ मिलता जुलता हुआ टाइटल है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपने सुना होगा कि 1887 के अराउंड, थोड़ा सा आप डेट चेक कर लीजिएगा अपने लेवल पे, कि वुड्रो विल्सन ने भी एक किताब लिखी थी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे उनकी बुक का जो टाइटल है उसमें पब्लिक नहीं है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि कभी अगर ऐसे मिलता जुलता ऑप्शन आ जाए तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे मैंने 4 किताबें हैं, चारों के नाम मैंने आपको बता दिए कि द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को किसने लिखा है, ड्वाइट वाल्डो ने लिखा है, ठीक। पीटर एफ ड्रकर ने मैनेजमेंट चैलेंजेस फॉर 21st सेंचुरी को लिखा है। रेने स्लिकर्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि उनकी एक बुक है द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। और फ्रेडरिक हर्जबर्ग के बारे में अगर बात करें तो उनकी बुक का टाइटल है मोटिवेशन टू वर्क। और इस ऑप्शन में अगर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पे तो बहुत सिंपल है। आप देखें हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने ए को सेकेंड से मिलाया, तो आप यहाँ पे देखें ए को सेकेंड से हमने मिलाया, बी को फर्स्ट से मिलाया,
सी को फोर्थ से और डी को थर्ड से। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन आप आगे देखें, यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको। जैसे कि जो संगठन के सिद्धांत हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि संगठन के एक सिद्धांत, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो क्लासिकल थियरी है, मैंने भी आपको बताया क्लास के शुरू में ही कि क्लासिकल थियरी के में ख़ास तौर पे जो है जो हेनरी फेयोल हैं, यहाँ पे आप लिस्ट देखें, हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक और उर्विक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। ये तीन जो थिंकर हैं क्लासिकल थियरी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। और एक बात और भी समझने की ज़रूरत है कि जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत क्लासिकल थियरी के बारे में बात करते हैं, तो क्लासिकल थियरी में आप देखेंगे कि क्लासिकल थियरी के अंतर्गत ये जो प्रिंसिपल्स हैं, लाइक पोस्ट कोर का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में अगर हम बात करें, या इसके अलावा आपने देखा होगा अभी मैंने जस्ट आपको बताया संगठन के 14 सिद्धांतों के बारे में मैंने बताया। तो इन क्लासिकल बेसिकली क्लासिकल थियरी के अंतर्गत आते हैं, और क्लासिकल थियरी को कई और नामों से जाना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस क्वेश्चन में देखें, क्लासिकल थियरी के अंतर्गत क्लासिकल थियरी को, ये जो क्लासिकल थियरी है, क्लासिकल थियरी, ठीक, तो क्लासिकल थियरी को मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल भी कहते हैं, या क्लासिकल थियरी कहिए, या आप जो है मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल करिए, मतलब सेम ही बात है। और आपको मैंने जैसा कि बताया कि जो क्लासिकल थियरी में हेनरी फेयोल और लूथर गुलिक और उर्विक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हाँ? तो ये अपने आप में, ये जो आपको चूज़ करना है कि कौन से थिंकर और आइडियाज़ प्रॉपर मैच कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें, एक्चुअली इस एग्जामिनेशन, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपके दिमाग से खेल रहा है। दिमाग से खेल रहा है इन द सेंस ये कि आप एग्ज़ाम हॉल में होते हैं और उस वक्त एग्ज़ाम हॉल का भी एक प्रेशर होता है। अगर आपने मैक्स वेबर का जो अथॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर आपने देखा होगा, जो उनका अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट है, तो वो तीन तरह की अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं। एक तो जो पारंपरिक, जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, दूसरा जो है करिज्मेटिक, जिसको हम पारंपरिक भी कह सकते हैं, और करिज्मेटिक को चमत्कारिक सत्ता कह सकते हैं। ट्रेडिशनल अथॉरिटी मतलब पारंपरिक सत्ता, और करिज्मेटिक का मतलब चमत्कारिक सत्ता। और तीसरा जो टाइप वो बात करते हैं, जो तीसरी टाइप बात करते हैं, वो बात करते हैं लीगल रैशनल। लेकिन आप देखें यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे रैशनल के आगे थोड़ा सा कुछ सफिक्स ऐड कर दिया है, इसको इरेशनल कर दिया है, मतलब अतार्किक। हालांकि मैक्स वेबर की जो अथॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो लीगल रैशनल थ्योरी है। लेकिन आप अगर हड़बड़ी में चीज़ों को पढ़ेंगे, जल्दबाजी में चीज़ों को पढ़ेंगे, तो हो सकता हो कि ये जो शब्द हैं इरेशनल वो स्किप कर जाए और आप जो है टिक करके आ जाएं ABCD। तो ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि इन्होंने, मैक्स वेबर ने तो रेशनल, लीगल प्लस रेशनल थ्योरी के बारे, अथॉरिटी के बारे में बात की है, ना कि इरेशनल। और यहाँ पे हिंदी में देखिए तो एक शब्द अगर इसको आ हटा दिया जाए यहाँ से, तो बाकी तो ये पूरा कॉन्सेप्ट सही है। यहाँ पे शब्दों का खेल है कि आप जल्दबाजी में कहीं ऐसा तो नहीं इसको इसको स्किप कर जाते हैं, इरेशनल को कहीं आप रैशनल तो नहीं पढ़ लेते हैं। और बाकी आप तो जानते ही हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो है MP फॉलेट ने कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का, वो कहते हैं कि संगठन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, कर्मचारियों के विचारों में मतभेद की वजह से। और कॉन्फ्लिक्ट अच्छे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी काम को करने के तरीके को लेकर के, कि किसी काम को किस तरीके से करना है, दो व्यक्ति की अलग अलग राय हो और इसमें दोनों के बीच में मतभेद हो,
तो फिर वो एक अपनी राय अच्छी रखेगा, एक व्यक्ति अपनी राय रखेगा, एक व्यक्ति अपनी राय रखेगा। उसमें जो प्रबंधक होगा क्या करेगा ये, कि वो देखने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा कि किसके विचार ज़्यादा बेहतर हैं, और फिर वो उसको अडॉप्ट कर लेगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अपने आप में क्या है कि एक कंस्ट्रक्टिव आइडिया, जहाँ से हमें किसी काम को करने के अलग अलग तरीके मालूम होते हैं, एक अलग नज़रिया, एक हमारा एक अलग पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। तो ये तो एमपी फॉलिट का कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्टिव आइडिया। और यहाँ पर आप देखें, जो एल्टन मेयो के बारे में बात हो रही है, तो ये जो ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट है, महान प्रकाश का प्रयोग, इसको अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि 1924 से लेकर के 1932 के आसपास तक आप देखें कि एल्टन मेयो ने, जिनको मानव संबंध सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है, उन्होंने हॉर्न स्टडी की थी। हाथोर्न स्टडी या एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं, हिंदी में भी दे रहा हूँ मैं, हाथोर्न प्रयोग। तो इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से उन्होंने फिर क्या किया था कि उन्होंने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को विकसित किया था। जो मानव संबंध सिद्धांत है उसको विकसित किया था एल्टन मेयो ने इसी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से। हालांकि इसमें आप देखें, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत कई तरीके के जो इसमें तीन चार चार इसमें 4 या 5 एक्सपेरिमेंट इसमें शामिल हैं, आप अपने स्तर पे देख लीजिएगा। तो ये भी सही है। और लास्ट ऑप्शन अगर आप देखें, जो चेस्टर बर्नार्ड का है, स्पिरिचुअल फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल, जो सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत है उसके आध्यात्मिक पिता के तौर पे जाने जाते हैं। आपने देखा होगा सिस्टम थ्योरी के बारे में, तो जैसे पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत सिस्टम थ्योरी को कौन लाया, आपने बर्टलेनफी का नाम सुना होगा कि उन्होंने जीव विज्ञान में लेकर के आया था, बर्टलेनफी का। फिर आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत डेविड ईस्टन और आमंड पावल जैसे जो थिंकर हैं वो बात करते हैं सिस्टम थ्योरी के बारे में। ठीक इसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत सिस्टम थ्योरी या सिस्टम स्कूल ऑफ सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत के विषय में कौन बात करते हैं, चेस्टर बर्नार्ड, जिसको स्पिरिचुअल फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल कहा जाता है। ठीक है ना, स्पिरिचुअल फादर का मतलब आध्यात्मिक पिता। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखें तो ये जो ऑप्शन बी है, बी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी ए सी डी ई ये जो है आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसको आप देखिएगा यहाँ पे, ए सी डी ई, मतलब बी जहाँ जहाँ भी होगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, जाहिर सी बात है। बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, और बी यहाँ भी है, तो इसका मतलब क्या, ये ऑप्शन जो तीसरा है वो सही हो जाएगा। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मौसम बदल रहा है तो इस वजह से खांसी भी आ रही है। और इस वक्त अगर आप देखें यहाँ पे टाइम, तो रात के 1 बज रहे हैं। ठीक है ना, और इस टाइम मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अपनी तरफ से मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। आप लोग भी क्वेश्चन को रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करिए कि आप जो है किसी एक कॉन्सेप्ट को जब शुरू करें तो उसको पूरा पढ़ डालें, और साथ ही साथ उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको आप सॉल्व कीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो हमारा ये जो लेसन प्लान है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, जहाँ पे हम 15 थिंकर्स को आप डिस्कस करने वाले हैं, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत नॉमिनल फ़ी है। वैसे तो हमारे फुल कोर्स की जो फ़ी है वो 3500 रुपये है, लेकिन आप अगर एक यूनिट को अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ी बहुत नॉमिनल है, 500 रुपीज़। आप चाहें तो 500 सबमिट करके ये जो पब्लिक एड की का लेसन प्लान है इसको आप ले सकते हैं, और कंप्लीट कोर्स लेना है तो उसके लिए आपको 3500 रुपये सबमिट करने पड़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में आप देखें रेनेसां लिकर्ट। आज तो भी आपने देखा, भी मैंने आपको बताया था कि रेनेसां लिकर्ट जो हैं वो 4 प्रकार के मैनेजमेंट सिस्टम यानी प्रबंध व्यवस्था, प्रबंधन प्रणाली कहिए या प्रबंध व्यवस्था कहिए,
मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करते हैं, 4 तरह की। इसमें कौन-कौन से हैं? सबसे पहले वो बात करते हैं एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटी की। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक प्रशासक है, जो कैसा है कि एक्सप्लॉयटेटिव है, मतलब क्या है कि वो शोषणकारी है। मतलब उसका प्रशासन इस तरह का है कि जहाँ पर शोषण शामिल है, वो आम तौर पे जनता का शोषण कर रहा हो। दूसरा क्या है? बेनोवोलेंट अथॉरिटेटिव, मतलब आप एक ऐसे, इसकी तुलना एक ऐसे आप प्रबंध प्रणाली से कर सकते हैं, या आप इसकी तुलना एक ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम से कर सकते हैं कि जहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अथॉरिटेटिव तो हो, आधिकारिक तो हो, लेकिन साथ साथ में क्या कि परोपकारी हो। मतलब क्या कि वो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक राजा का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पहला एग्जाम्पल लीजिए कि एक ऐसा राजा जो क्रूर हो, ठीक है ना, जनता के ऊपर अत्याचार करता हो, उसका शोषण करता हो। या दूसरा आपका जो दूसरा जो मॉडल है, पहला मॉडल तो ये हो गया एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटी का, मतलब कि एक ऐसा राजा जो क्रूर हो या एक ऐसा प्रशासक जो क्रूर हो। बेनोवोलेंट की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी प्रबंध प्रणाली है या एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है, आप राजा कहिए या एडमिनिस्ट्रेटर कहिए या प्रशासक कहिए, जो क्या हो कि परोपकारी हो, जो क्या हो, परोपकारी हो, पब्लिक वेलफेयर के बारे में, लोगों के कल्याण के बारे में वो सोचता हो। तीसरा जो सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम है, जो प्रबंधन प्रणाली है, वो क्या है कि कंसल्टेटिव, जहाँ पर क्या है कि जितने भी खास तौर पे ये तो जो कंसल्टेटिव की बात करें तो ये तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉसिबल है, जहाँ पर लोकतंत्रीय शासन प्रणाली हो, जहाँ पर क्या कि विचार विमर्श के माध्यम से जो है प्रबंधन सारे कार्यों का संपादन करता हो। और तीसरा ये हो सकता है कि पार्टिसिपेटिव सिस्टम, जहाँ पर क्या है कि जो जनता है, जो पब्लिक है, वो खुद पार्टिसिपेट करती हो मैनेजमेंट में। जैसे कि आप देखें फॉर एग्जांपल जो आपके वहाँ पे पंचायती राज सिस्टम है, जहाँ पर जनता खुद पार्टिसिपेट कर रही है, खुद अपने गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को वो जो है मैनेज कर रही है, उसमें उसकी भागीदारी है, वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें शामिल होकर के उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बेहतर बना रहे हैं। तो अगर आप रिसर्च लिकर्ट की बात करें तो जैसा कि भी मैंने आपको बताया, भी शुरू में देखिए ये जो बुक आप देखिए ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ये बुक 1967 में पब्लिश हुई थी। और अगर आप यहाँ देखें इस बुक में जो अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा, देखिए यहाँ पे द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी बुक देखिए रिसर्च लिकर्ट का। तो रेनेसिस लिकर्ट ने 1967 में एक बुक लिखी जिसका टाइटल है द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, और इसी बुक के अंतर्गत वो 4 प्रकार की प्रबंध प्रणाली यानी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करती हैं। वो या 4 प्रकार के प्रबंधन या प्रशासन के विषय में बात करती हैं, जिसमें क्या है कि पहला है एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटी, दूसरा बेनोवोलेंट, एक शोषणकारी है, एक परोपकारी है, एक परामर्शदात्री है, और एक जहाँ पर जो है जनता खुद प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो इसमें वो पार्टिसिपेट करती है। और यहाँ पे आप ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, जो ऑप्शन ई है, परिपक्वता अपरिपक्वता, जिसको हिंदी में मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो रेनेसिस लिकर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक और प्रशासनिक विचारक हैं जिनका नाम है क्रिस एर्गिरिस। ये नाम याद रखिएगा और इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ए बी सी एन डी, अब यहाँ पे देखिए जहाँ भी इस ऑप्शन में ए बी एंड सी एंड डी हो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी ऑप्शन 4 जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ई मतलब देखिए यहाँ जहाँ जहाँ ई शामिल है, ई को हमने एलिमिनेट कर दिया, क्यों? क्योंकि ई का संबंध रेनेसिस लिकर्ट से नहीं है। जो मेच्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस एर्गिरिस का है, ना कि रेनेसिस लिकर्ट का। तो ए बी, देखिए यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, यहाँ बात की जा रही है फ्रेडरिक्स के बारे में। फ्रेडरिक्स एक प्रशासनिक विचारक हैं, और आपने फ्रेडरिक्स के बारे में अगर पढ़ा होगा तो आप ये जानते होंगे कि फ्रेडरिक्स को
फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर के तौर पे जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि तुलनात्मक लोक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत फ्रेडरिक्स का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ख़ास तौर पे आप देखें, फ्रेडरिक्स जो हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत तो 3 तरह के समाज के बारे में बात करते हैं। एक जो है इसको वो फ्यूज्ड सोसाइटी कहते हैं, फ्यूज्ड या संलयित सोसाइटी। इसको हम ट्रेडिशनल कह सकते हैं, जो पारंपरिक समाज हैं या जो कृषि प्रधान समाज हैं, कृषि प्रधान जो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज़ हैं, उसके बारे में बात करते हैं। दूसरी तरफ क्या है, डिफ्रैक्टेटेड, जो औद्योगिक, जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं या इंडस्ट्रियल जो सोसाइटीज़ हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और तीसरी जो सोसाइटी है वो ना तो पूरी तरह से ट्रेडिशनल है, ना तो पूरी तरह से इंडस्ट्रियल है, बल्कि दोनों के बीच में है। मतलब वो एक संक्रमणकालीन स्थिति में है, संक्रमणकालीन स्थिति में है, ट्रांजिशनल स्टेज में है। वो 3 तरह के समाज के बारे में बात करते हैं। लेकिन आप देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले एग्जामिनर ने तीनों सोसाइटीज़ के बारे में बता दिया कि फ्रेडरिक्स 3 तरह की सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, ठीक। फिर आगे इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ये पूछ रहा है आपसे कि प्रिज्मी समाज की विशेषता बताइए। उन्होंने 3 समाज के बारे में बताया, एक तो फ्यूज्ड, एक प्रिज्मेटिक, एक डिफ्रैक्टेड, ये 3 तरह की सोसाइटीज़ हैं। लेकिन जो विशेषता पूछी जा रही है ये बीच वाले की, जो ट्रांजिशनल सोसाइटी है, जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, उसके बारे में पूछी जा रही है। और यहाँ पे देखिए आपको 4-5 विकल्प दिए गए हैं और इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो प्रिज्मेटिक समाज हैं, जो ट्रांजिशनल सोसाइटीज़ हैं, ऐसे समाज जो ना तो पूरी तरह से कृषि प्रधान हैं, ना तो पूरी तरह से पारंपरिक समाज है और ना पूरी तरह से औद्योगिक, मतलब इन बिटवीन है। मतलब एक, या उसकी तुलना आप देशों से करें, एक तो हो गया कि पिछड़ा देश हो, एक हो कि एक ऐसा देश हो, एक तो हो गया कि पिछड़ा देश हो, दूसरा ये हो सकता है कि एक ऐसा देश हो यहाँ पे उद्योग धंधों का, इंडस्ट्रीज का पूरी तरह से विकास हो चुका हो। और तीसरा क्या कि एक ऐसा देश हो जो दोनों के बीच में हो, मतलब क्या कि वो विकासशील हो, वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा हो। मतलब वो ट्रेडिशनल से तो आगे बढ़ गया है लेकिन अभी वो बीच में है, वो इंडस्ट्रियल तक नहीं पहुंचा है, मतलब इन बिटवीन उसकी कंडीशन है। तो उसकी क्या क्या विशेषता है उसके बारे में वो बात करते हैं फ्रेडरिक्स। तो उनकी विशेषताओं की बात करें, यहाँ पे मैंने देखिए एक चार्ट ऐड कर दिया है। फ्यूज्ड सोसाइटी मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी, पारंपरिक सोसाइटी, और ये क्या कि ये औद्योगिक सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है डिफ्रैक्टेड। और ये ट्रांजिशनल है, जो संक्रमणकालीन जिसको हिंदी में कहते हैं। तो इसकी 3 विशेषताएं हैं, कौन कौन सी है, अटेनमेंट, सेलेक्टिविज्म, पॉलीफंक्शनलिज्म। थोड़ा सा आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंतर्गत कि देखिए, तो वैसे तो 5 विकल्प दिए गए हैं लेकिन इसमें 3 जो विकल्प हैं वो सही हैं। कौन कौन से हैं, यहाँ पे अगर आप देखें, सी ऑप्शन, जो सी है, डी है और ई है, सी, डी और ई। अब देखिए ये जो क्वेश्चन की जो व्याख्या है इसको मैंने इसी स्लाइड के अंदर इंक्लूड किया है कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या, ये सिलेक्टिविज्म क्या चीज़ है। एक प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंतर्गत ये जो तीनों विशेषताएं हैं कि अटेनमेंट की बारे में बात करें, सिलेक्टिविज्म की बात करें या पॉलीफंक्शनलिज्म के बारे में बात करें, तो इसी स्लाइड के अंदर मैंने जो है इंक्लूड किया है। आइए थोड़ा सा उसको समझते हैं कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंदर अटेनमेंट की बात करें। देखिए 3 विशेषताएं हैं ना, एक तो अटेनमेंट, एक है सिलेक्टिविज्म और तीसरा क्या है, पॉलीफंक्शनलिज्म। आइए थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को। सिलेक्टिविज्म के अंतर्गत जो है फ्रेडरिक्स ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि ए मूव टुवर्ड्स असाइनिंग द रोल बेस्ड ऑन एफर्ट, क्वालिफिकेशन और मेरिट, दो स्टिल लिमिटेड and inclusive. For example, some government posts may require exam, but patronage still plays a role. देखिए वो कहते हैं कि विकासशील देशों की बात करें या जो ट्रांजिशनल संक्रमणकालीन जो समाज हैं और उनके बारे में बात करें, तो क्या है कि यहाँ पर इस बात के लिए कोशिश की जा रही है, एफर्ट की जा रही है कि जहाँ पर
हर चीज़ के लिए एक पैरामीटर, एक मापक, एक पैमाना, एक पैरामीटर सेट किया जा सके। लेकिन हम देखते हैं, मतलब इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे सपोज़ कि किसी पद के लिए किसी व्यक्ति का चयन किया जाना है, तो उसमें ये है कि एक पैरामीटर सेट किया जाए कि ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा आमतौर पे ऑन पेपर चीज़ें दिखती हैं संक्रमण जो ट्रांजिशनल सोसाइटीज़ हैं, जो संक्रमणकालीन सोसाइटीज़, उसमें होता है। लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या है कि जो पैटर्नेज सिस्टम है वो काम करता है। आप देखिए हमारे वहाँ इंडिया के संदर्भ में देखें, इंडिया भी एक तरह से ट्रांजिशनल सोसाइटीज़ हैं। बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं कि जहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बात होती है, लेकिन हम देखते हैं कि भाई भतीजावाद के ज़रिए से, नेपोटिज़्म के ज़रिए से, या बैकडोर एंट्री के ज़रिए से, या करप्शन के ज़रिए से क्या है कि लोगों की एंट्री कर दी जाती है। दूसरा आप देखें चयनवाद के बारे में बात हो रही है, सिलेक्टिविज़्म के बारे में बात करें, मतलब क्या है कि डिसीजन मेकिंग इज इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे क्या है कि जो संक्रमणकालीन जो देश होते हैं, वहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो असंगत होती है। कभी कभी क्या है कि आपको, कभी कभी आप देखिए पूरे रूल एंड रेगुलेशन से सारी चीज़ें होती है, समटाइम नॉट। आप देखें खास तौर पे संक्रमणकालीन देशों में, जो खास तौर पे बीच के जो देश होते हैं, आप कभी कभी देखें, कभी कभी जो वैकेंसीज हैं, किसी पद पे किसी की नियुक्ति होती है, बहुत फेयर तरीके से हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लीपापोती कर दी जाती है, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं, बस बैकडोर से एंट्री करा दी जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, आमतौर पे क्या होता है विकसित देशों में, हर काम को संपन्न करने के लिए कई संस्थाएं होती हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग काम को करने के लिए। लेकिन जो संक्रमणकालीन जो देश हैं, उसमें क्या है कि पॉलीफंक्शनलिज्म होता है। एक ही संस्था, जैसे कि होने को तो सारी संस्थाएं होती हैं, ठीक है ना। वहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल हर काम के लिए अलग अलग विभाग हैं। स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जो है सीएमओ वहाँ पर है। वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीईओ है। वो लोग, ठीक है ना, सीईओ है। सड़क निर्माण करने के लिए पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है। हर एक काम को करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन हम देखते हैं कि लेकिन फिर भी इन सब कुछ होने के बावजूद फिर भी क्या होता है कि किसी भी संस्था की या किसी भी संगठन की जो सीमा रेखा है वो तय नहीं की जाती। कभी कभी क्या है कि एक विभाग दूसरे विभाग का काम कर रहा है, या एक विभाग दूसरे विभाग के कार्य में हस्तक्षेप कर रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही संस्था कई कार्यों को पूरा कर रही हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता हो कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डीएम की पोस्ट आप देख लीजिए। डीएम क्या है कि उसको कभी हेल्थ सेक्टर, आपको डीएम के ऊपर में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई पूरे जिले की, कि भाई आपको जो है लैंड ऑर्डर को भी देखना है एट ए टाइम। कोई मान लीजिए कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उस टाइम में जो है उसी को सब कुछ पूरा पावर उसी को दे देगी कि आपको सब कुछ हर स्तर से आप ही को देखना है। या फिर आप देखें कोई एक संस्था है, उस वो एक से ज़्यादा काम कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक म्यूनसिपालिटी बॉडी की बात कर लें, तो आमतौर पे म्यूनसिपालिटी जो बॉडी है उसका काम है कि उस क्षेत्र का प्रशासन ठीक तरीके से करना। लेकिन लेकिन ये साथ साथ में ये भी हो सकता हो कि वो शहरी विकास के लिए योजनाएं बना रही हो, स्कूल भी चला रही हो, हॉस्पिटल भी चला रही हो। मतलब है तो वो म्यूनसिपालिटी, लेकिन कई काम कर रही है। वो अर्बन प्लानिंग कर रही है कि कैसे शहरी विकास करना है, कैसे स्कूलों को चलाना है, या हेल्थ केयर को कैसे करना है। इन सारी सेवाओं को दे रही है। मतलब क्या कि बहुकार्यात्मकता है। मतलब कि भले ही अलग अलग संस्थाएं बना दी गई हैं, लेकिन क्या है कि बहुत से केसेस में एक ही संस्था कई कार्यों को कर रही हो। इन विकसित देशों में ऐसा नहीं होता है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बारे में बात करें, देखिए जिस तरह से मेरी कोशिश ये है कि मैं चीज़ों को बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं, ठीक है ना, और उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, लूथर गुलिक की बात करें। यहाँ पे देखिए संगठन के 4 सिद्धांतों के बारे में वो बात करते हैं। मतलब चार चार आधारों के बारे में बात करते हैं हम। 4 आधार का मतलब क्या कि जिन 4 आधारों पर संगठन का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना, वो कौन कौन से हैं। इसको शॉर्ट में 4P बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4P।
ये 4P क्या है? पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। ये प्रोटेस्ट इसमें शामिल नहीं है। और अगर बात करें हम लूथर गुलिक की, तो लूथर गुलिक ने 1937 में एक बुक लिखी थी। इस बुक का टाइटल है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसी बुक के अंतर्गत वो बात करते हैं 4 आधारों के बारे में। मतलब वो कौन कौन से ऐसे बेसिस हैं जिसके आधार पर संगठन का निर्माण किया जाता है। और इसी बुक में वो बात करते हैं अपने पोस्ट कोर के सिद्धांत के बारे में। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है, आप इसको याद रखिएगा कि इसी बुक के अंतर्गत जो पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें पोस्ट कोर के बारे में बात करते हैं लूथर गुलिक। एट द सेम टाइम ठीक उसी समय वो बात करते हैं 4 आधारों के बारे में, 4 बेसिस के बारे में, जिसके माध्यम से संगठन बनाया जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए जो डगलस मैकग्रेगर का है। देखिए थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। वैसे आप देखिए डगलस मैकग्रेगर के बारे में अगर हम बात करें तो डगलस मैकग्रेगर भी, उनका भी संबंध थ्योरी ऑफ मोटिवेशन से है, जो उनका अभिप्रेरणा का सिद्धांत है मोटिवेशन। उसमें वो थ्योरी एक्स और वाई के बारे में बात करते हैं। थ्योरी एक्स और वाई जो है, जो थ्योरी एक्स है, एक्स के बारे में बात करें तो वो अपने आप में निगेटिव, वो प्रबंध का एक नकारात्मक दृष्टिकोण है, जो एक तरह से नकारात्मक दृष्टि से व्यक्ति के मानव स्वभाव के बारे में देखता है। और फिर वो क्या है कि कोअर्सन और कंपल्सन के ज़रिए से, कोअर्सिव कंपल्सन के माध्यम से, मतलब दबाव के माध्यम से क्या है कि वो संगठन के कर्मचारियों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, उनको निर्देशित करने की कोशिश करता है। जबकि जो थ्योरी वाई है वो एक तरह से अपने आप में एकीकरण और आत्मनियंत्रण का एक वैकल्पिक मॉडल है। मतलब वो अपने आप में एक पॉजिटिव अप्रोच है, जहाँ पर ये माना जाता है कि नहीं, मनुष्य जो है आलसी निकम्मे नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं कि उनके अंदर उत्तरदायित्व को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने की क्षमता होती है, उनके अंदर इच्छा होती है। लेकिन यहाँ पे थियरी का नाम लिखने के बाद जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो रिवर्स कर दी गई हैं। जो बात एक्स में होनी चाहिए उन्होंने, एग्जामिनर ने यहाँ पे वाई में लिखी है, वाई को एक्स में लिख दिया है। ठीक है ना? मतलब ये जो एक्स थियरी है, एक्स थियरी में बलपूर्वक बाध्यताएं होती हैं और वाई थियरी में एकीकरण और आत्मनियंत्रण की वैकल्पिक मान्यताएं होती हैं। और प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि डगलस मैकग्रेगर के विचारों से संबंधित कथनों की पहचान करिए। हालांकि एक्स वाई थ्योरी जो है मैकग्रेगर की है, लेकिन जिस तरह से इसमें बात की गई कि एक्स में क्या उन्होंने डिस्कस किया है और वाई में क्या डिस्कस किया है, ये तो इनकरेक्ट हो गया इस स्टेटमेंट। और यहाँ पे देखिए जो स्कैनलॉन प्लान के बारे में बात करते हैं, हिंदी में भी स्कैनलॉन प्लान। तो स्कैनलॉन प्लान जो है वो डायरेक्टली तो नहीं संबंध है किससे, डगलस मैकग्रेगर से। स्कैनलॉन प्लान की बात करें तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर है जिसका नाम है जोसेफ स्कैनलॉन। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इस सिद्धांत को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत लाया है। और यहाँ पे देखिए एक बुक है जिसका टाइटल है द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में अगर भी आप देखें, इंटरप्राइज का, उद्यम का, इंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, उद्यम, उद्यम का मानवीय पहलू। तो ये तो उनकी बुक है, सीधी सी बात, ये उनसे संबंधित है। इसी में उन्होंने ये जो, अब देखिए एग्जामिनर तो ये तो थोड़ी ना बता रहा है कि ये उनकी बुक का नाम है कि क्या है, आपको ये तो खुद से समझना है। अगर आपने इस, मतलब अभी मैंने आपको बताया अपने लेसन प्लान में कि आपको अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है तो सभी प्रशासनिक विचारकों की जो मूल विचार हैं उनको गहराई से समझना है, उनकी किताबों के बारे में समझना है। और यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, वही तो बात हो रही है। एक तो एग्जामिनर ने क्या की कि उनकी बुक के बारे में बात की है, ये जो बुक है उनकी ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। अगेन अगर आप यहाँ पे देखें तो वो बात कर रहे हैं किसके विषय में, जो उनकी एक्स वाई थ्योरी के बारे में है। और यहाँ पे वो 2 और थ्योरीज को ऐड कर रहे हैं, एक तो स्कैनलॉन प्लान के बारे में और एक लिंकिंग पिन मॉडल के बारे में। लेकिन ये जो 2 और कॉन्सेप्ट हैं, लिंकिंग पिन मॉडल के बारे में बात करें हम, और इसके अलावा जो स्कैनलॉन प्लान, तो लिंकिंग पिन जो मॉडल है
वो रेगनिसिस लिकर्ट का है, ना कि मैकग्रेगर का है, ठीक है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे टेक्निकली अगर देखा जाए, अगर विकल्पों के हिसाब से अगर देखें, तो यहाँ पे ऑप्शन सी एंड डी फिट बैठेगा आंसर में। हालांकि सही मायने में देखिए जो स्कैनलाइन प्लान है उससे डायरेक्टली मैकग्रेगर संबंधित नहीं है। स्कैनलाइन प्लान को किसने दिया है? स्कैनलाइन प्लान को जोसेफ स्कैनलॉन ने दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट के नाम दिए गए हैं, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखें, अभी आपने देखा अब्राहम मैस्लो के बारे में, अभी अब्राहम मैस्लो की जो हायरार्की नीड्स के बारे में आपने देखा, ये भी इजी क्वेश्चन था। आपने वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत जो टेलर का कॉन्सेप्ट है, फ्रेडरिक मैस्लो टेलर का प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये तो इजी क्वेश्चन है अपने आप में। आप देखें इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज ए साइंस, ठीक है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है एक मतलब एक विज्ञान के तौर पर, ठीक है ना, लोक प्रशासन के महत्व के बारे में। और ये देखिए यहाँ पे एग्जामिनर क्या कि शब्दों का हेर फेर है, क्या कह रहे हैं स्ट्रक्चर बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो पोस्ट कोर्ब है, वो पोस्ट कोर्ब, इसको 1937 में अपनी बुक पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में लूथर गुलिक और ओडरविक ने डिस्कस किया था। यही तो है ना स्ट्रक्चर बेस्ड, क्या है कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यही तो स्ट्रक्चर है ना। ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट है, पोस्ट, यहाँ पे डी है, डायरेक्टिंग भी शामिल है, POSD, पोस्ट, CORB, राइट। ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप जो विकल्प दिए गए हैं इसमें आप देख लीजिए कि सिंपली हमने ए को हमने किससे मैच किया, ए को हमने मैच किया सेकंड से, ठीक है ना, ए को हमने सेकंड से मैच किया, राइट। बी को हमने मैच किया फर्स्ट से, सी को हमने मैच किया फोर्थ से, और डी को थर्ड से। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आई थिंक टाइपिंग एरर हो गई है, कोई बात नहीं, इसको हम करेक्ट कर देते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक नई सीरीज शुरू हो रही है जहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में डिस्कस करेंगे। और वैसे भी ये क्वेश्चन लगभग 52 मिनट का हो गया है, वैसे 52 मिनट का भले ही हो गया हो, लेकिन हमने चीज़ों को बहुत गहराई से समझा है। मतलब अगर आपने इस व्याख्या को देखा होगा तो ये आसान है इसको समझना। इसको समझने के बाद जो है आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और आप चाहें अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक तरीके से समझना और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना, तो उसके लिए फिर आप हमारी ये जो लेसन प्लान है, हमारा स्टडी प्लान है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस क्लास की जो PDF है उसको हासिल करने के लिए आप हमारे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये सिंपल सा हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, और इस पर आप कॉल मत कीजिएगा। कोई बहुत अर्जेंट हो, मैं ज़्यादातर लाइब्रेरी में ही होता हूँ, तो आप जो है व्हाट्सअप कर लीजिएगा अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।